हाय एवरीवन। कल हम लोगों ने जो वीडियो देखा था उसमें मैंने चैप्टर 2 जो कि क्लासेस ऑफ टेनेंट्स के बारे में बताता है उसके बारे में हमने डील करा था, जो कि सेक्शन 4 से 8 था। आई डोंट थिंक सो रिवाइज करने की ज़रूरत होगी। सेक्शन 4 से 8 हम लोग सारा कुछ जानते हैं। जैसे 4.1 जो था वही हमारा 5 था, मीनिंग ऑफ टेन्योर होल्डर। उसके बाद फिर रैयत के बारे में हमने जाना, फिर रैयत हैविंग खुदकटी राइट्स उसको हमने जाना, और उसके बाद लास्ट में मुंडारी हैविंग खुदकटी राइट सेक्शन 8 तक हमारा ख़त्म होता है। तो हम लोग अभी CNT एक्ट जो 1908 है, बंगाल एक्ट 6 भी बोल सकते हैं इसको, तो इसके हमने 2 बोगी ख़त्म कर लिए 19 में से, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 जो कि क्लासेस ऑफ टेनेंट्स था। अब हम बढ़ेंगे तीसरी बोगी की तरफ। तीसरी बोगी कौन सी है? चैप्टर 3। ठीक है, एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे। अब आपने ध्यान दिया होगा कि सेक्शन 4.1 जो है और जो सेक्शन 5 है वो मीनिंग ऑफ टेन्योर होल्डर है। तो ये जो चैप्टर 3 है बेसिकली इट इज मोस्टली रेफरिंग टू टेन्योर होल्डर। मोस्टली क्या, कंप्लीटली सॉरी। तो ये है टेन्योर होल्डर के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझ लेने की ज़रूरत है कि जो टेनेंसी एक्ट है बेसिकली इसमें हम लोग क्या जानते हैं छोटा नागपुर टेनेंस से। तो जो लैंडलॉर्ड थे, जो टेनेंट्स थे, जो टेन्योर होल्डर है, जो इंटरमीडिएटरी बोलेंगे हम, आपस में रेंट कौन किसको देगा, कैसे देगा, इन सब चीज़ों को ना रेशनलाइज करने के लिए, एक उनको लिमिटेशन देने के लिए, एक उनका क्या बोला जाए रूल रेगुलेशन उसमें स्थापित करने के लिए हम लोग CNT एक्ट लाए थे। ठीक है, तो अब इसमें जो टेन्योर होल्डर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करता है। चीज़ों को समझिए। इंग्लिश है होल्डर। होल्डर का क्या मतलब है? कोई भी चीज़ आदमी जो कि होल्ड करता है, मतलब जो उस पर अधिकार रखता है। ठीक है ना। और टेन्योर क्या है? टेन्योर ही है वो अधिकार जिसको कि ये होल्ड कर रहा है। मतलब कि टेन्योर होल्डर एक पर्सन होगा जो कि इस अधिकार को होल्ड करता है। ठीक है, ये हो गया टेन्योर होल्डर। टेन्योर मतलब आप समझ गए कि ये क्या है, एक तरह का राइट है, राइट टू होल्ड लैंड, कलेक्ट रेंट एंड सो मैनी थिंग्स अदर, जो कि इस एक्ट में लिखा हुआ है। इस एक्ट में क्या क्या इनको राइट है वो सारी चीजें लिखे हैं। तो ये एक टेन्योर का मतलब हो गया कि एक राइट है, एक अधिकार है जिसको कि जो पर्सन होल्ड करेगा उसको हम बोलेंगे टेन्योर होल्डर। ठीक है, कोई समझने में दिक्कत नहीं है। अब ये टेन्योर होल्डर किस चीज का होगा? किसी लैंड का होगा, है ना। और ये जो टेन्योर होल्डर है अपने टेन्योर मतलब इस अधिकार के तहत जो कि इस लैंड पे है, अ पार्शल ऑफ लैंड, किसी टेनेंट को रखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेंट पे रहता हूं तो मैं एक टेनेंट हूं, तो टेनेंट को रखेगा टेन्योर होल्डर इसी लैंड पे। इसको ये अधिकार प्राप्त है, उस पे होल्ड है उसका, उस अधिकार को ही बोलते हैं टेन्योर। ये हो गया टेनेंट जो कि इस पे रहेगा। ये क्या करेगा? ये बेसिकल कल्टीवेशन करने के लिए है। ठीक है, जैसा कल बताया था मैंने कि कल्टीवेशन करेगा, खुद से कर सकता है, फैमिली मेंबर से करा सकता है, या हार्ड लेबर से भी करा सकता है। अब मान लीजिए कि कोई मेरे से, दरअसल बहुत लोगों को ये क्वेश्चन था पूछा, बहुत लोगों ने मेरे से कि सर टेनेंट हो गया, इसके बीच में भी मान लीजिए, अब मान लीजिए टेन्योर होल्डर के बीच में भी कोई एक पर्सन है, ठीक है, लेट्स से एक्स है, ये भी एग्रीकल्चर मतलब कल्टीवेशन नहीं कर रहा लैंड पे,
ये क्या कर रहा है, अपने नीचे एक y को रख लिया है, y ने क्या करा है, इन्होंने अपने नीचे z को रख लिया है। ठीक है, तो ये सीरीज जब तक जो रैयत, जो भी पर्सन जिसका इंटेंशन है इस पे कल्टीवेशन करने का, वही टेनेंट है। इसके ऊपर ये भी टेन्योर होल्डर है, ये भी टेन्योर होल्डर है। इसको हम अंडर टेन्योर होल्डर बोल सकते हैं, इसको टेन्योर होल्डर बोल सकते हैं। ये इमीडिएटली इससे रेंट लेगा, ये रेंट इनको देगा, ये रेंट इनको देगा, और ये जो ऊपर में होंगे ये लैंडलॉर्ड को रेंट देंगे। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा टेन्योर होल्डर और रैयत का। ठीक है, तो अब हम लोग मतलब इस चैप्टर 3 में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, किसी को कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो होगा, अगर होगा तो आप लोग मेरे को मैसेज कीजिएगा तो मैं उसको समझा पाऊंगा। तो अब हम लोग आते हैं चैप्टर 3 जो कि है टेन्योर होल्डर के बारे में। तो 4 से 8 तो हमने पढ़ लिया था चैप्टर 2 में, 4 to 8। तो ऑब्वियस है कि ये कहां से कहां जाएगा मेरा, 9 to 15। हम लोग इसमें सेक्शन 9 से सेक्शन 15 तक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेक्शन है इसमें सेक्शन 9। अब सेक्शन 9 क्या बोलता है? सेक्शन 9 ये बोलता है कि कोई भी लैंड या कोई भी जो टेन्योर है, जो इनके पास ज़मीन है, अगर जो 1793 जो परमानेंट सेटलमेंट आया था सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, अगर इसके बाद से रेंट नहीं इंक्रीज हुआ है, नो इंक्रीज ऑफ रेंट, तो उसका रेंट अभी भी इनहांस नहीं होगा। बोलने का मतलब नॉट लेबल टू इनहांसमेंट ऑफ रेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 9, इस सीट पे ये है। इसके बाद हम जाएंगे 9A। अब एक चीज समझिए, किसी में भी जो ए लगा हुआ है तो ये समझ जाना है कि ये ओरिजिनल एक्ट जब था उसका पार्ट नहीं है। जिसमें भी ए आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये अमेंडमेंट हुआ था CNT एक्ट में, और अमेंडमेंट के थ्रू इस सेक्शन को इंसर्ट किया गया है। ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये 1920 में हुआ था। ठीक है, तब हमने इनको इंसर्ट करा। अब 9A क्या बोलता है? जब हम यहाँ पढ़ लिए 9 में कि इंक्रीज ऑफ रेंट नहीं हो सकता है, तो 9A डाला गया कि चीज़ों को मतलब एनहांसमेंट ऑफ रेंट किया जा सकता है कुछ विशेष परिस्थिति में। ठीक है, एनहांसमेंट ऑफ रेंट कर सकते हैं हम, है ना। लेकिन इसमें क्या कैच है, कौन कर सकता है एनहांसमेंट ऑफ रेंट? ऑब्वियसली मोस्टली CNT पढ़े या SPT पढ़े हम, तो दोनों एक्ट में जो एक सबसे ज़्यादा पावर या सबसे ज़्यादा अधिकार किसी भी ऑफिसर को दिया गया है तो जिले के जो जिले दंडाधिकारी हैं उन्हीं को दिया गया है। ठीक है, तो इन्हांसमेंट ऑफ रेंट कौन कर सकता है? DC कर सकता है, और रेवेन्यू ऑफिसर कर सकता है चैप्टर 12 एंड 15 में। ठीक है, ये हम लोग बाद में डील करेंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे। ये बेसिकली चैप्टर्स है, तो जब डील करेंगे तो हम लोग ये पढ़ेंगे। ये रेवेन्यू ऑफिसर है, इसमें बेसिकली कुछ नहीं है। चैप्टर 12 जो है आपका सेक्शन 80 से लेके 100A तक है। ये बेसिकली, और ये भी आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट,
दोनों जो है ये बेसिकली रिकॉर्ड ऑफ राइट से रिलेटेड चीज़ है। मतलब कि जब हम किसी भी ज़मीन पे फिर से सर्वे कराते हैं तो सर्वे कराने का पूरा प्रोसेस आपका यहाँ से सेक्शन 12 से स्टार्ट होता है, सेक्शन 80 से। तो उसके तहत जब नया सर्वे होगा तो वो एनहांसमेंट ऑफ रेंट भी उसके थ्रू भी किया जा सकता है, ये चीज़ यहाँ पे बताता है। अब जो डीसी साहब के थ्रू रेंट होगा इंक्रीज, और ये इसका एक दूसरे, ये पहला हो गया। दूसरी में कहा जाता है कि ये 15 साल तक चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इंक्रीज कर दिया गया है तो फिर 15 साल तक शुड नॉट बी चेंज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 हो गया, 9A हो गया। अब हम लोग इसके आगे आते हैं सेक्शन 10 पे। तो 10 क्या है? 10 अभी हम रेंट के ही बारे में चल रहे हैं तो वही चीज आएगा। 10 है बेसिकली भूइहर्स, भूइहर लैंड जो है, या भूइहरी जमीन बोल सकते हैं। एन तो छूट ही गया। इन पे इंक्रीज ऑफ रेंट नहीं होगा। कौन से भूमि है जमीन? बेसिकली अभी हम लोग जैसे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पढ़ रहे हैं, इसी में एक है छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट। ठीक है ना। छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट जो था ये कब आया? तो ये आया हमारा 1869 में। तो ये जो सर्वे हुआ था इसमें एक रजिस्टर बना। तो इस रजिस्टर में जितने भी भूइहारी लैंड है इनकी एंट्री की गई है। तो जिस भी भूइहारी लैंड की एंट्री इस रजिस्टर छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट के तहत की गई है उनका रेंट इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है ना। नो इंक्रीज ऑफ रेंट। ठीक है, जो भी भूइहार लैंड होगा उसका भी रेंट इंक्रीज नहीं होगा। ये भी चीज हम समझ लें। अब हम इसके बाद आते हैं 11 में। 11 तो हमारा 9, 10, 11 भूइहार लैंड हो गया, भूइहारी जमीन हो गया। अब है कि जो टेन्योर होल्डर है क्या ये टेन्योर को ट्रांसफर कर सकता है? मतलब कि इस एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, क्या ये टेन्योर को ट्रांसफर कर सकता है? तो चीज है कि कर सकता है। ठीक है, तो जब भी करेगा तो उसका एक रजिस्ट्रेशन होना है। ठीक है, तो सेक्शन 11 में यही बोलता है कि जो भी ट्रांसफर हो रहा है टेन्योर्स का उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब जो रजिस्ट्रेशन होगा तो ऑब्वियस है कि किसी के सामने होगा, कोई ऑफिसर होंगे जो कि रजिस्ट्रेशन करेंगे। कौन होगा वो होगा लैंडलॉर्ड। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ टेन्योर्स जो होगा वो लैंडलॉर्ड के ऑफिस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन। अब है कि ट्रांसफर तो होगा टेन्योर्स, लेकिन सब चीज़ का नहीं होगा। जैसे हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं 46 में और उन सब चीज़ों में कि रेस्ट्रिक्शन, तो सारे टेन्योर्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। कुछ जो टेन्योर्स होते हैं जो कि ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ट्रांसफर्स ऑफ टेन्योर्स। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ट्रांसफर्स ऑफ टेन्योर्स मतलब कि कुछ टेन्योर्स जो है उसका हम लोग ट्रांसफर
करेंगे। तो अब ये कहाँ पे होगा? लैंडलॉर्ड के ऑफिस में, ठीक है। अब जब ट्रांसफर करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, अभी जैसे आप जमीन बेचने जाते हैं, रजिस्ट्री होती है तो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगता है ना, तो अब इसमें भी आपसे यही पूछा जाएगा कि अगर रजिस्ट्रेशन होने वाला है तो लैंडलॉर्ड जो लेगा फीस तो कुछ लेगा, क्या फीस लेगा, ठीक है ना। पहला एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे यहाँ पे ही हम आपको बनाते हैं कि इन सेक्शन 11 कुछ जो टेन्योर्स हैं वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफर जो होगा किसके ऑफिस में हो सकता है, ठीक है। पहला ऑप्शन लैंडलॉर्ड, दूसरा ऑप्शन डीसी ऑफिस, तीसरा ऑप्शन कुछ और भी दे सकते हैं कि रेवेन्यू ऑफिस डाल दिए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें सिंपल सा है, अगर हमको इसको यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन बनाना होगा तो हम इसके बाद ऑप्शन देंगे ए 1 2 3, बी ओनली 1, सी 1 and 2, सी डी नन। हम क्वेश्चन पूछेंगे अगर सर्टेन ट्रांसफर, ऑल बोलेंगे तब तो नन ही होगा, और जब भी हम बोलेंगे 9A के तहत कि इन्हांसमेंट ऑफ रेंट कौन सा होगा तो DCRO दोनों होगा, मतलब कि हम 1 and 3 डालते अगर ऑप्शन तो होता। लेकिन यहाँ पे जो होगा रजिस्ट्रेशन केवल लैंडलॉर्ड के ऑफिस में होगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा केवल बी ओनली होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप सोच सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस पे कैसे आ सकते हैं, वो भी अच्छे स्टैंडर्ड के बनाए जा सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी हम पूछ सकते हैं कि कौन करेगा भाई, और ऑप्शन दे दे कि लैंडलॉर्ड, डीसी, ये वो, ठीक है। आप थोड़ा और टफ तैयारी कीजिएगा तो इट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। अब आगे हम लोग ट्रांसफर लैंडलॉर्ड करेगा। अब तो जो फीस की बात की, हाँ तो फीस कितना लेंगे भाई लैंडलॉर्ड, तो फीस में कुछ नहीं है, फीस लेंगे 2% ऑफ एनुअल रेंट जो होता होगा उस टेन्योर का वो लेंगे। लेकिन कभी भी जो ये 2% होगा ये जो होगा 1 रुपए से बड़ा होगा या बराबर होगा, 1 से कम नहीं होना चाहिए, और ₹100 से छोटा होगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक हम लोग समझ गए, ये वाला चीज़ समझ गए। इस पर भी अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेट्स से कि अगर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 11 के तहत अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ट्रांसफर हो रहा है तो लैंडलॉर्ड अगर उस पर फीस लेता है तो वो फीस कितना होगा, ठीक है। और हम पहला ऑप्शन देंगे 2% ऑफ एनुअल रेंट, और दूसरा 1 से बड़ा, 1 रुपए से बड़ा और होगा रेंट, और 100 रुपए के बराबर होगा, और ऑप्शन दे दिया ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, एंड डी नन, ठीक है। आंसर हमारा होगा बोथ 1 and 2, ठीक है। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे सेक्शन 11 में, अब हम थोड़ा ऊपर वाला बिठाते हैं ताकि सेक्शन 11 के ऊपर हम लोग आगे चलेंगे। जाना कहाँ है हमको, 9 से 15 तक, ठीक है। 11 हम पहुंच चुके हैं, अब हम आगे 12 पे। अब जब है कि लैंडलॉर्ड को लेना है रजिस्ट्रेशन, तो लैंडलॉर्ड क्या उसके पास मैंडेटरी है, ही इज लाइबल टू बाउंड टू मेक द रजिस्ट्रेशन, टेक द ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको रजिस्ट्रेशन करना ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। लैंडलॉर्ड रिफ्यूजल कर सकता है, ठीक है। लैंडलॉर्ड रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन
कर सकता है ऑन एनी सर्कमस्टांसेस, को लगता है सही नहीं है या फिर कोई भी रीज़न हो, उसको लगता है कि ये ट्रांसफ़र करने वाले टेन्योर्स के कैटेगरी में नहीं आता है, तो भी कर सकता है। लेकिन अब जब रिफ्यूज़ल करेगा, यहाँ पे डीसी हर एक जगह पे हम देखते हैं कि डीसी को ही पावर है, यहाँ पे भी तो अपील कहाँ जाएगा? जो हमने कहा कि ए बी को देना चाह रहा है टेन्योर, तो ये कहाँ जाएगा? ये अगर रिफ्यूज कर दिया लैंडलॉर्ड ने तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा डीसी के पास। ठीक है कि देखिए हमारे इनका लैंडलॉर्ड है, जो कि कहीं पे भी हम अपील जाते हैं ना, कोई भी सिस्टम ऐसे ही बना होता है, अपील आपका लोअर कोर्ट में चीज़ें सुनवाई आपके पक्ष में नहीं आया तो आप अपील में जाते हैं ऊपर, तो सेम प्रोसीड्योर यहाँ पे भी है कि अगर लैंडलॉर्ड ने रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज़ कर दिया है तो आप डीसी के पास जा सकते हैं अपील में। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद 13 में आइए। 13 में क्या है? कुछ खास नहीं है, तब से हम लोग रेंट ही पढ़ रहे हैं, वही चीज़ है, डिवीजन ऑफ टेन्योर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट। मतलब क्या है? मतलब कि मान लीजिए ए के पास कुछ इतनी बड़ी जमीन थी, डिवीजन ऑफ टेन्योर्स है, तो टेन्योर्स आपको मैंने बताया कि ये अधिकार है, रेंट जो है लगान है, तो टेन्योर्स मतलब ए का अधिकार इतने पूरे लैंड पे था। ठीक है, ए चाहता है कि लेट्स से कि अब इसका आधा को शेयरर हो गया ये बी, ठीक है ना, मतलब कि अब ए और बी दोनों टेन्योर होल्डर हो गए या दोनों टेनेंट हो गए या कोई भी हो गया, जो भी इनके पास टेन्योर का अधिकार है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेट्स से कि किसी फादर है, उनके 2 बेटे हैं, तो भूमि आधी आधी बढ़ भी गई, सक्सेशन जैसे अभी हम लोग प्रेजेंट एज में सक्सेशन म्यूटेशन कर रहे हैं, तो क्या हुआ? अधिकार जो है बढ़ गया, ये हो गया डिवीजन ऑफ टेन्योर्स। ठीक है, अब ए इस टेन्योर का मालिक हो गया, इस लैंड के टेन्योर का मालिक हो गया, बी इस लैंड के टेन्योर का मालिक हो गया। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट, अब जैसे इस पूरे लैंड पे मान लीजिए 1 रुपए का लगान लिया जाता है या 2 रुपए का लगान लिया जाता था, अब 1-1 रुपए का दोनों पे लगान लिया जाएगा, तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट। मान लीजिए ये डिस्प्रोपोर्शनेट है, अभी तो आया आधा आधा दे दिए, मान लीजिए कि यहाँ से पड़ा, इसके पास करीब 8 एकड़ लैंड रह गया और इसके पास 2 एकड़ लैंड रह गया, तो प्रो रेटा या फिर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट एंड टेन्योर्स होगा। अब ये है कि कौन करेंगे भाई? ऑब्वियसली यही करेंगे, सिंपल सी चीज है, समझ में आ गया होगा ये भी। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे है 14 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो अब इसको हटाते हैं। फोर्टीन है annulment of encumbrances on resumption of resumable tenures। क्या मतलब है? देखिए 2-3 चीज समझने वाला है। पहला मीनिंग है एनलमेंट। एनलमेंट का मतलब होता है कैंसिल करना, खारिज करना, ठीक है, किसी चीज को एनल कर देना। पहला ये हो गया। इनकम्बरेंसेस क्या होता है? इनकम्बरेंसेस आपका जनरली प्रॉपर्टी के टर्म्स में ही यूज होता है, किसी चीज पे राइट जो होता है किसी लैंड पे या फिर जो आप उस पर अधिकार ग्रहित करते हैं। रिजम्पशन ऑफ मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ क्या है? रेज्यूमेबल, रेज्यूम
करना। कहीं कहीं बहुत सारे लोग रिजम्बल बोलते हैं, रिज्यूमेबल टेन्योर्स, मतलब कि मान लीजिए ए का कुछ लैंड था, ठीक है ना, और किसी भी तरह ये बी के पास चला गया, किसी भी रीजन से वो हड़प लिया, गलत से डीड कर लिया, जो भी चीजें हुई, अगर गलती से इसके पास चला गया तो ये फिर से इनके पास आ सकता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, फिर से इनके पास आ सकता है अगर गलती है तो। लेकिन यहाँ पे है एनलमेंट, लेकिन मतलब कि ये जो फिर से आ गया इसको बोलेंगे रिज्यूम कर रहे हैं हम अपना टेन्योर। इनका टेन्योर इस पे था, इस पे अधिकार था, कुछ साल के लिए नहीं रहा, बाद में कोर्ट वोट लड़े, इनके पास फिर से टेन्योर का अधिकार आ गया, मतलब रेज्यूमेबल टेन्योर्स, मतलब फिर से हम उस पर अधिकार ले सकते हैं। या फिर मान लीजिए कोई किसी को दे दी, मान लीजिए कुछ साल के लिए ये नहीं कर पाए, सरकार ने ले लिया रेंट 5 साल के लिए, और उसके बाद एक डीड लिया कि ठीक है अगर नहीं हुआ तो देंगे, तो ये रेज्यूमेबल होगा। लेकिन एनलमेंट है, मतलब कि कुछ केसेस में ये रेज्यूमेबल टेन्योर्स नहीं चलेगा, मतलब ये रेज्यूम नहीं किया जाएगा। किन किन केसेस में नहीं किया जाएगा? तो उन केसेस में नहीं किया जाएगा अगर इस जमीन पे कोई टैंक बन गया है, कोई आहार बन गया है, आहार मतलब वो भी एक वाटर बॉडी हुआ, कोई कैंटोनमेंट है, कोई माइन है, मतलब कि नीचे कोई माइन निकल गया है जिसपे कि सरकार इंटरेस्ट रखती है, लैंडलॉर्ड इंटरेस्ट, मतलब अब तो लैंडलॉर्ड सरकारी है। तो इन सारे कंडीशंस में वो नहीं ले सकता है, ठीक है, समझ में आ गया? बिल्डिंग भी होगा, मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन गई है सरकारी, लेट से हमारे यहाँ एक केस है, अभी हम लोग एक कंपाउंड है हमारा पंचायत भवन का, ठीक है, बाउंड्री बनी हुई है और बिल्डिंग भी लगभग 40-50 साल से बना हुआ है, क्लियर। और अब हम लोग इसी बिल्डिंग के अंदर पे एक आंगनवाड़ी केंद्र बनाना चाह रहे हैं, AWC, ठीक है। अब जो एक बंदा है जो इस जमीन के बारे में लड़ाई कर रहा है कि ये मेरा जमीन था, मेरे पास इसका खतियानी है, मतलब कि ROR रिकॉर्ड ऑफ राइट्स इनके पूर्वज से है, ए के पास, लेट से कि ये लैंड मेरा है, पंचायत भवन, ठीक है। एक बी है जो कि इस जमीन को दान दिया था उस समय, गिफ्ट बोलेंगे, सरकार को बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट ने इसके बेसिस पे यहाँ पे पंचायत भवन करीब 30 to 40 years बैक बना हुआ है, एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब जो ये ए है ये बोलता है कि नहीं, हम यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र नहीं बनने देंगे क्योंकि ये मेरी जमीन है, मेरा खतियानी है या फिर जो भी है, ठीक है। और ये बोलता है कि 1990 या समथिंग से ये इस बी के साथ टाइटल सूट लड़ रहा है, ठीक है, टाइटल का विवाद है, कोई इशू नहीं है। तो क्या सही होगा, आपको क्या लगता है कि अभी आंगनवाड़ी केंद्र इस पे बन सकता है कि नहीं बन सकता है? देखिए क्लियर है, टाइटल सूट का अगर जजमेंट बाद में आता है तो जैसा माननीय उच्च न्यायालय जजमेंट देंगे उसके हिसाब से तो काम होना ही होना है। लेकिन वर्तमान में हम अभी जो सेक्शन 14 पढ़ रहे हैं कि अगर आपको ये ज़मीन फिर से मिल भी जाती है, आप इस टेन्योर पे रिज्यूम कर भी लेते हैं, लेकिन इसी सेक्शन 14 में एनलमेंट किया गया है अगर इस पे टैंक, आहार, कैंटोनमेंट एंड बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये तो 30-40 साल से सरकारी बिल्डिंग बनी हुई है, तो ये ज़मीन अब इनको तो नहीं मिलेगी। अगर हम इस बाउंड्री के बाहर कुछ बना रहे होते और तब इनका क्लेम होता कि ये ज़मीन मेरी है, आप मत बनाइए, तो उनका क्लेम एकदम वाजिब बनता था नहीं बनाने का। बट एज वी आर बिल्डिंग दैट आंगनवाड़ी सेंटर इनसाइड दी
बाउंड्री, उनका क्लेम मेरे हिसाब से सही नहीं बनता है। ठीक है, दैट वाज अ रियल लाइफ एग्जांपल। सेक्शन 14 हो गया। अब हम लोग 9 से 15 लास्ट सेक्शन है हमारा, सेक्शन 15। अब सेक्शन 15 में क्या है? सेक्शन 15 एकदम इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस उसका मतलब समझ लीजिए, सेविंग द राइट ऑफ लैंड लॉर्ड। थोड़ा सा ज़्यादा आज ठीक है, सेविंग द राइट ऑफ लैंडलॉर्ड मतलब क्या है कि लैंडलॉर्ड का जो राइट है उसको थोड़ा प्रोटेक्शन दिया गया है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो हम लोग पढ़े कि लैंडलॉर्ड को रजिस्ट्रेशन करना है, डीसीए करेंगे, उसमें ये बोला गया है कि लैंडलॉर्ड ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ों से बाउंड रहे। ठीक है, उसी लिए लिखा गया सेविंग द राइट ऑफ लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पे अब हम लोग ने देखा कि हम लोग चैप्टर 3 खत्म कर दिए। ठीक है, तो चैप्टर 1 खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया, इसमें 1 to 3 था, इसमें 4 to 8 था, और इसमें हमने पढ़ा 9 to 15। तो हमारा सेक्शन 15 तक खत्म हो गया है और चैप्टर 3 खत्म हो गया। आई होप सब कोई को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा तो काइंडली मैसेज मी, मैं वो ज़रूर दूर करूँगा। थैंक यू।